नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये जो कहानी है इसका मैंने नाम चेंज कर दिया है। पहला वाला जो पार्ट है उसका भी मैं चेंज कर दूंगी। तो चलिए, इस कहानी का नाम है बिन ब्याहा बाप। तो इस कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। एक पार्ट पहले आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर के लिंक देखना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कहानी का लिंक मिल जाएगा। सुबह सुबह चंपा काकी चाय की केतली और गर्म पानी देने आई। दयानंद बोला, चंपा काकी, तुमको एक बात बतानी है, परंतु एक शर्त है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। चंपा काकी, हे भगवान, किसी का खून तो नहीं कर दिया? ऐसी क्या बात है जो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए? क्या कांड करके बैठे हो? अब जल्दी से बताओ। घनश्याम हंसते हुए, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अंदर आओ, फिर समझाते हैं। चंपा मुंह बनाते हुए, नहीं, समय नहीं है मेरे पास। अभी मौसी को भी चाय नहीं दी है, वे चिल्लाएंगे मुझ पर। अभी नाश्ता भी बनाना है। तुम्हारा क्या निठल्ले जो ठहरे, कोई रोक टोक वाला तो है नहीं। इतना कहकर काकी दंदनाती हुई वहां से चली गई। दयानंद और घनश्याम ने बेचारगी से एक दूसरे को निहार कर देखा और फिर जल्दी से कमरे की तरफ भागी। बच्ची ने बिस्तर गीला कर दिया था और कुनकुना रही थी। दयानंद ने उसे एक सूखे कपड़े में लपेटा। अब और कपड़े भी नहीं हैं, अब किस में लपेटेंगे इसे? ऐसा करते हैं, थोड़ी चाय पिला देते हैं। और घनश्याम थोड़ी सी चाय उसे कटोरी से पिला रहा था कि बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों को समझ में नहीं आया कि क्यों। तब तक सभी दोस्त जाग गए जो कुछ देर पहले ही सोए होंगे। उनमें से एक ने बोला, अबे क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह? बच्चा उठा तो लाए हो, उसे संभालना कितना कठिन होता है पता भी है साले? कम अकल, जाओ पुलिस को देकर आ जाओ इस बच्ची को और झंझट खत्म करो। दोस्त, वैसे बच्ची रो क्यों रही है? दयानंद, शायद भूखी है, हमने चाय पिलाई तो जल्दी से घूंट भर लिया और फिर पूरी चाय बाहर फेंक दी और रोने लगी। दोस्त, अबे गरम गरम चाय पिलाकर उसका मुंह तो नहीं जला दिया, तभी बच्ची इतना रो रही है। दयानंद बच्ची की आवाज़ बाहर न जाए इसलिए उसके मुंह पर हाथ रख के उसे बंद कर रखा था और उसके गले से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तभी सुभाष चिल्लाया, अबे मूर्ख, बच्ची मर जाएगी, छोड़ उसका मुंह। दयानंद, अरे यार, ये रोना बंद ही नहीं कर रही। इसका रोना सुनकर सब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास बच्ची कहीं से आई है। सब सवाल जवाब करेंगे, फिर सब सच बताना ही पड़ेगा। बात पुलिस तक पहुंचेगी और हम सब बेवजह मारे जाएंगे। अब क्या करें? अन्य दोस्त, अरे ओ हरिश्चंद्र की औलाद, ये बात उस समय सोचनी चाहिए थी ना, जब बच्ची को उठाकर ला रहे थे। अब सोचकर क्या फ़ायदा? तब तो तुमने मेरी एक ना सुनी। अब बुला ले अपनी दादी को, क्योंकि तेरी बस की तो कुछ है ना। इतना सुनते ही दयानंद बच्ची को छोड़ और उस दोस्त की तरफ लपका और दो चार घुस्से उसे दे मारे। दयानंद, साले, दादी पर जाता है, कहा है ना, दादी का नाम इज्जत से लिया कर, वरना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे नहीं संभालना है बच्ची को, तू जा अपने घर। मेरी दादी के घर में खड़ा होकर दादी को ही कोसता है। दोनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी हो गई। बड़ी मुश्किल से सबने उन दोनों को अलग किया। वैसे तो दयानंद जी बहुत ही शांत प्रवृत्ति के आदमी थे, लेकिन दादी की बात पर भावुकता चरम पर रहती थी। घनश्याम ने बच्ची को गोद में लेकर चुप कराया और दोनों को खूब डांटा। घनश्याम, अरे नीरे मूर्खो, ये लड़ने का समय नहीं है। पहले बच्ची के लिए दूध और कपड़ों का प्रबंध करो। बच्ची बेसुध सी घनश्याम की गोद में लेटी हुई थी। फिर सब गुस्सा छोड़ बच्ची की देखभाल में लग गए। घनश्याम अपने घर से सबके लिए नाश्ता बना कर ले आया। माँ की नज़र बचाकर दूध भी ले आया बच्ची के लिए। माँ को पता ना चले इसलिए जितना दूध कम हुआ उतना ही पानी भी मिला दिया। सबकी यही दिनचर्या थी, कभी किसी के घर से खाना आता तो कभी किसी के घर से चाय। घनश्याम सबको समझाते हुए कहने लगा, देखो, बच्ची की माँ का मर्डर हुआ है। अगर हम पुलिस को बताएंगे तो सबसे पहले हमें ही धर दबोचेंगे। हमारे साथ साथ तुम भी नहीं बचोगे बे। इसलिए अब यह सोचो इस बच्ची का करना क्या है। लो चाय पियो और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। घनश्याम और दयानंद बच्ची को उनके हवाले कर रात के गंदे कपड़े धोने नल पर चले गए। बाकी कपड़े तो धो लिए, पर पोटी के कपड़े कैसे धोएं? तू धो कर ही रहे थे कि इतने में चंपा काकी दयानंद का नाश्ता देने आ गई।
तो उन्होंने सारी बात चंपा को बताई और वो कपड़े धोने के लिए कहा। पहले तो वह बहुत डर गई, लेकिन फिर बच्ची को देखकर उसकी ममता उमड़ पड़ी। चंपा काकी ने बच्ची के कपड़े धोए और लाया हुआ दूध बच्ची को पिला दिया। फिर उनके बीच यह तय हुआ कि 2 लोग बाजार जाकर बच्ची के लिए कपड़े, बोतल, साबुन, तेल लेकर आएंगे और 2 लोग बच्ची को संभालेंगे। चंपा ने बच्ची को दूध पिलाकर गीले कपड़े से पोंछकर एक कपड़े में लपेट दिया व लोरी गाते हुए सुला दिया। वह फिर घर चली गई, नहीं तो मौसी उसको डांटती कि इतनी देर कहाँ लगाई। चंपा भी उन सभी की ही उम्र की थी, इसलिए नासमझी की उम्र समझकर बूढ़ी मौसी छोरों के पास कम से कम ही भेजना चाहती थी चंपा को। खुद स्वस्थ होती तो खाना स्वयं ही जाकर दे आती। कितनी बार दयानंद से कहती, छोरे यहीं आकर खा जाया कर, वह सुनता कहाँ था। किसी किसी दिन तो आता ही नहीं था, खाना रखे रखे ही बासी हो जाता। वह तो 2 गायें थी मौसी के पास, तो वो बची हुई बासी खाना वो गायों को खिला देती थी। नहीं तो खाना बर्बाद होने पर तो मौसी आग बबूला हो जाती, पर फिर भी सुना ही देती थी दयानंद को। वैसे तो दयानंद की माँ और मौसी एक ही गांव की थी और बहुत पक्की सहेलियाँ भी थी, तो मौसी उसे अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी। दयानंद की मौसी का बहुत ध्यान रखता था। मौसी का अपना सगा बेटा तो पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ा अफसर बनकर शहर चला गया था, तो पलट कर उसने कभी दोबारा अपनी माँ को तरफ नहीं देखा कि माँ कैसी है। वहीं बड़े बाप की बेटी से शादी कर ली और माँ को भूल गया। मौसी, चंपा और दयानंद सभी एक दूसरे की ज़रूरत या यूं कहिए कि एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। सुबह पुलिस ने बहुत कोशिश की है जानने की कि यह लाश किसकी है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आसपास कहीं भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। अगले दिन के पेपर में भी यह फोटो सहित खूब छपी, लेकिन कहीं से भी कोई खबर लेने नहीं आया। तो पुलिस ने कुछ दिनों के बाद लाश को फोटो खींचकर दाह संस्कार कर दिया। कई कई महीने बीतने के बाद भी बच्ची के रिश्तेदारों का पता नहीं चला। तब आजकल की तरह फ़ोन और सीसीटीवी कैमरे का ज़माना तो नहीं था, इसलिए केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं थाने का हवलदार घनश्याम के रिश्तेदार में था, तो उन सब ने उनकी सारी स्थिति से जब अवगत करवाया तो उन्होंने बच्चे की देखरेख का जिम्मा कानूनी कार्रवाई करते हुए कानूनी रूप से दयानंद को ही दे दिया। इन सब आवारा घूमते हुए लोगों को बच्चे ने अपने मोह पास में ऐसे बांधा कि ये बहुत अच्छे गृहस्थ बन गए बैठे। हालांकि कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। बिन माँ की बच्ची को पालने में दयानंद और घनश्याम की ही आत्मा जानती है। 6 महीने की बच्ची ऐसे अनाड़ियों के हाथ में आ गई थी जिनकी खुद की ज़िंदगी भी भगवान भरोसे चल रही थी। कभी मिल गया तो खा लिया, नहीं तो ईश्वर भरोसे। उस नन्ही जान को तो समय पर भूख लगती। पोटी, सूसू, हारी बीमारी, इन सब हालातों ने उन निखट्टुओं को जिम्मेदार बना दिया था। कभी बच्चे बीमार हो जाए तो रात रात भर उन नन्ही कली को हाथ में लिए झुलाते रहते। दया ने जब चंपा काकी को सख्त हिदायत दी गई कि गाय का दूध सुबह शाम बच्चे के लिए आएगा, चंपा काकी आंखें नचाते हुए दोनों हाथ कमर पर रख गुस्से से देखती हुई, हाँ हाँ बस ऑर्डर दो, करना धरना कुछ नहीं है। बस कह दिया गाय का सारा दूध सिर्फ बच्चे के लिए। क्या 6 महीने की बच्ची इतना सारा दूध पी लेगी? बच्ची के बहाने खुद दूध पीना चाहते हैं। मौसी को पता चलेगा कि किसी की बच्ची उठा लाए हो तो दूध नहीं डंडे पड़ेंगे सबको। नानी याद आ जाएगी। दयानंद, अरे इतने भाव क्यों खाती है? पैसे दूंगा गिन गिन कर। बोल कितने रुपए लेगी? चंपा काकी, अच्छा जी, पैसे का रोब मुझे दिखाता है। जाओ जाओ, पैसे फेंको और जहाँ से मिलता है दूध ले लो। मैं दूध नहीं दूंगी, जो करना है कर लो। बाकी सारे दोस्त ही करके हंसने लगे और चंपा गुस्से में पैर पटकती चली गई। उसको भी उस नन्ही बच्ची से मोह हो जाता है। वह बोल तो देती है कि दूध नहीं देगी, लेकिन वह नहीं भी बोलती तो भी बच्चे के लिए हृदय से वह सब कुछ करना चाहती थी। चंपा मौसी के पास जाती है और मौसी को सारा किस्सा बताती है। मौसी पहले तो बहुत गुस्सा होती है, फिर बच्ची की बात पर वह भी चंपा के साथ दूध लेकर दयानंद के घर आती है। बच्ची को देखकर वह भी मोहित हो जाती है। दयानंद से कहती है, तू कैसे पालेगा रे इस नन्ही सी जान को? तू तो खुद का ही ध्यान नहीं रख पाता, इस नन्ही जान का क्या ध्यान रखेगा? दयानंद जोर से हंसता है, अरे कहा न मैं सब कर लूँगा, मैं अपना ध्यान कैसे नहीं रख पाता? मैं तो अपना ध्यान खुद ही तो रखता हूँ।
मौसी, हाँ हाँ, बड़ा आया ध्यान रखने वाला। आज तक एक रोटी बनानी तो आती है नहीं, दूसरों के भरोसे रहता है कि कोई तुझे 2 रोटी सेक कर दे तो तू पेट में डाले। तुझे तो पता भी नहीं है बच्चे की जिम्मेदारियाँ। दयानंद गुस्से में, मौसी, मैं इसको पाल कर दिखाऊंगा। आज से मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका पिता भी। तुम देखना, जब ये बड़ी होगी तो इसे पढ़ने स्कूल भेजूंगा और कलेक्टर बनाऊंगा। एक जोर का ठहाका हा 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 करके सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी हंसने लगते हैं। दयानंद बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम लोग अभी मुझ पर हंस रहे हो ना? जब मैं यह सब करके दिखाऊंगा तब तुम मुझे मानोगे, है ना मौसी? मौसी उसकी तरफ देख कर लाड जताते हुए, अच्छा चल गुस्सा मत हो, नहीं हंसेंगे कोई भी मेरे बच्चा। मैं भी तो हूँ न तेरी मदद करने के लिए। और यह चंपा क्या करेगी? यह भी तो तेरी मदद करेगी। दयानंद, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी किसी की भी मदद। तुम सब जाओ अपने घर, मैं खुद कर लूँगा सब कुछ। सब शांत हो दयानंद को मनाने की कोशिश करते हैं। तब तक बच्ची बिस्तर गीला कर देती है। चंपा बच्ची को उठाने जाती है तो उसे धकेलते हुए खुद बच्ची को गोद में उठा लेता है, परंतु यह क्या, पोटी से उसके दोनों हाथ भर जाते हैं। बच्ची को बिस्तर पर फेंक खुद बाहर नल पर हाथ धोने चला जाता है, जब तक चंपा बच्ची को पोंछकर नए कपड़े पहनाकर दूध भी पिला देती है। दयानंद अभी तक वापस नहीं आया तो सब के सब लोग बाहर झांक कर देखते हैं तो वह नहाकर तौलिया लपेटे अपने कमरे में घुस जाता है। कुछ देर बाद कपड़े पहनकर वापस सबके पास पहुंचता है तो बच्ची सबके साथ खेल रही थी। उसे देख मौसी कहती है, ए अरे वाह 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 रे, बच्ची के पिता 1 घंटे बाद सज धज कर बच्ची को देखने आ रहा है। ऐसा करेगा इसकी देखभाल? हम सब ना होते तो यह बच्ची अब तक गंदगी में पड़ी रोती रहती और इसके पिता खुशबू से नहाकर सज रहा होता। चल हट, बड़ाया बच्ची का पिता बनने वाला। पिता की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं है। दयानंद, वो क्या है ना मौसी, तुम तो जानती हो मुझे कितनी घिन आती है। इसलिए नहीं तो मुझे बच्ची को पालने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी रात को पोटी हमने ही साफ की थी। मौसी, हाँ हाँ, सब जानती हूँ दयानंद, तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ, इसे पालना तेरी बस की बात नहीं। दयानंद, मौसी, मैं क्या कहता हूँ कि अगर ये पोटी सूसू और उल्टी ना करे तो मैं इसको पालने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मौसी हाँ हाँ करके हंसते हुए, लो कर लो बात, अब शर्तों पर पाली जाएगी। वारे पिता, अब कान खोल के सुन, अगर इसे पालना है तो यह सब काम तुझे ही करने होंगे, नहीं तो बच्ची को पुलिस के हवाले कर दे। दयानंद, अभी कभी नहीं होगा ऐसा, मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी मौसी हो या किसी जन्म की दुश्मन। मौसी, ए लो कर लो बात, छोरा बावड़ा हो गया। कल की लाई छोरी, वह भी न जाने किसकी, उसके लिए मौसी को भी दुश्मन कह रहा है। बड़ी मनमोहनी है रे छोरी तूने तो आते ही मेरे लंपट छोरे को एक जिम्मेदार इंसान बना डाला। घनश्याम, हाँ मौसी, तुम सही कहती हो। इसी बहाने यह दयानंद थोड़ा घर गृहस्थी में रम जाएगा। रहने दो, हम सब मिलकर इसको पाल ही लेंगे। चंपा भाभी, आप सब मिलकर इस नन्ही सी जान को पाल ही लेंगे। इसी बहाने दयानंद के पैरों में फंदा डाल देंगे, वह इधर उधर नहीं भटकेगा। इसके मोह में ही सही इसके जीने का सहारा हो जाएगा। मौसी, हाँ सही कहता है रे घनश्याम, तेरी बात भी सही है। चल देखते हैं सब मिलजुल कर क्या कर सकते हैं। यह छोरी बड़ी प्यारी है, इसका नाम तो राम प्यारी ही रख देते हैं। दयानंद, नहीं रखूंगा, ना ना, मैं अपनी छोरी का नाम राम प्यारी नहीं रखूंगा, ये तो पुराना नाम है। मैं तो कोई नया सा नाम रखूंगा, कोई हीरोइन वाला। फिर कुछ देर सोचने के बाद, शिल्पा सेठी का नाम रखते हैं। बोलो कैसा रहेगा शिल्पा नाम? मौसी, छोरे तुझे जो रखना है रख, मैं तो चली घर, सारा काम अधूरा है। अब तक तो एक दयानंद की ही जिम्मेदारी थी, अब इस नन्ही जान की देखभाल की जिम्मेदारी भी आ गई है इन बूढ़े कंधों पर। ईश्वर मेहर करे। घुटनों पर हाथ टिकाते हुए बड़ी मुश्किल से उठती है और चंपा के साथ घर चली जाती है। अरे तुमने बताया नहीं, शिल्पा नाम कैसा रहेगा? दयानंद ने दोबारा सभी से पूछा। यार नाम तो बहुत अच्छा है, बड़ी होके हीरोइन ही बनाएंगे इसे, सब कहते हैं। दयानंद, नहीं, शिल्पा तो कलेक्टर ही बनेगी। नन्ही शिल्पा को संभालना इतना आसान न था। इतनी छोटी बच्ची के साथ कितनी जिम्मेदारियां थी। इन
चटे कुंवारों को क्या पता कि बच्चे की देखभाल कोई खेल नहीं। कभी वह रात रात भर सोती नहीं थी, तो कभी दूध ही नहीं पीती थी, और कभी कभी उसको ज़्यादा खिला देते तो कभी वह कुछ भी नहीं खाती। नहलाने और पोटी साफ करने का जिम्मा चंपा काकी का था, लेकिन उस एक बेचारी चंपा पर तो मौसी, दयानंद, बच्ची, गाय भैंस, खेती और सब घर की जिम्मेदारी। एक बस एक फ़ायदा था कि बच्ची के आने से ही दयानंद और घनश्याम थोड़ा समझदारी दिखाने लगे थे। वे सुबह जल्दी उठकर घर को ठीक ठाक कर देते थे, दोनों घरों में पानी भर कर रख देते थे, सब्जियां धोकर काट बना देते थे, हाट बाजार का सामान ला देते। अब उन्होंने घर गृहस्थी के सामान की एक दुकान घर के अंदर ही 2 कमरों में डाल दी थी, तो 2-4 पैसे भी घर में आने लगे। मौसी छोटी शिल्पा को देख कहती, ये छोरी बड़ी प्यारी है, इसने इन आवारा बंजारों को उद्यमी बना दिया। वो शिल्पा का सब काम कर रहे थे, लेकिन थे तो मस्त मौला ही। एक दिन दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। बच्ची रात में उठी और घुटनों के बल चलते हुए दूसरे कमरे में चली गई। वहां आटा रखा हुआ था, जाने कैसे उसने आटे का बर्तन उलट दिया। उसका पूरा शरीर आटे से सफ़ेद हो गया, जग सफ़ेद बाल, पलके भी, आँखों में भी आटा चला गया था। बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये दोनों तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, बेचारी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल। कौन सुनने वाला था, जाने कब तक रोती रही, फिर थक हार कर वहीं पर सो गई। सुबह जब चंपा काकी चाय देने आई, तब ये दोनों उठे तो दरवाज़ा खोला। चंपा ने दोनों को चाय दी और बच्ची को उठाने गई तो उसे वहाँ न देखकर जोर से चिल्लाने लगी, शिल्पा कहाँ है? घनश्याम के मुंह से चाय बाहर छिलक गई। दयानंद बाथरूम से गिरता पड़ता बाहर आया, बच्ची को पागलों की तरह ढूंढने लगी। दूसरे कमरे में बच्ची को देख सबकी जान में जान आई। उसका हुलिया देख वो सब हंसने लगे। फिर उन्हें ध्यान आया कि यदि शिल्पा को कुछ हो जाता तो वे अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। बेचारी बच्ची की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। चंपा काकी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बच्ची को अपने घर ले गई। पीछे पीछे घनश्याम और दयानंद भी पहुंच गए। जब काकी को यह बात पता चली तो लाठी से दोनों को मारा। कहने लगी, ये दोनों मूंग और मसूर की दाल, ये बच्ची को पाल पाएंगे? मुस्टंडे हो गए हैं। कैसे गहरी नींद में सो रहे थे कि बेचारी बच्ची पूरी रात कमरे में घूमती रही और ये दोनों गधे सोते रहे। ना ना ना, इसे पालना इनके बस की बात नहीं है। मैं ही सठिया गई हूँ जो इन पर भरोसा किया। आज के बाद ये रात को चंपा के पास सोएगी, सुबह बेशक ले जाना। जब तक चंपा ने गर्म पानी कर शिल्पा को नहला दिया, वह दूसरे कपड़े पहना दिए। उसकी आंखें लाल हो रही थी तो मौसी ने उसको दूध पिलाकर गुलाब जल से उसकी आंखें भी साफ कर दी। उस दिन मौसी ने उन दोनों को शिल्पा दी ही नहीं। दोनों आंगन में बैठ माफ़ी मांगते रहे, परंतु मौसी नहीं पिघली। शिल्पा भी उन दोनों को देखकर मुस्कुराते उनकी ओर भागती, लेकिन मौसी दरवाजे पर टांग अड़ा देती। तुम्हारी यही सज़ा है कि दिन भर निखट्टू यूं ही बैठे रहो। उन्होंने मौसी से कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन मौसी नहीं पिघली। वह बोले, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए शिल्पा को हमारे पास आने दो। मौसी ने कहा कि अपने काम करो, आज के बाद शिल्पा हमारे पास ही रहेगी। बस तुम दोनों थोड़ी देर के लिए ही दिन में इसे खिला लेना, बाकी सारा समय चंपा ही उसकी देखभाल करेगी। दयानंद, चंपा काकी के पास इतना समय कहाँ है, उसको और भी तो बहुत सारे कार्य होते हैं। मौसी बोली, वह कार्य तुम करोगी क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ करने को है ही नहीं। तुम बस खा सकते हो, आलसी की तरह सोते रहते हो। जिम्मेदारियां निभाना तुम्हें कहाँ आता है। इधर कल रात को जो हो जाता तो उस नन्ही सी जान को हम हमेशा के लिए खो देते। एहसास भी है तुम्हें? तुम दोनों जाओ, जाकर मरो घर में और सो जाओ। काकी बहुत गुस्से में थी, तो दोनों ने अभी वहाँ से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। शाम तक कई चक्कर उन्होंने घर के लगाए, पर मजाल है कि मौसी पिंगली हो। नन्ही शिल्पा भी उन दोनों को ना पाकर अनमनी सी हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आज वे दोनों कहाँ हैं। दिन में चंपा काकी घर आई तो उन दोनों ने खाना बनाकर रखा था। नन्ही शिल्पा के लिए दलिया बनाकर रखा था, जो काकी ने ले लिया और उसको खिलाने नहीं दिया। दोनों को पता ही नहीं कैसा मोह हो गया था उस बच्ची से कि उसके बिना एक दिन बिताना भी मुश्किल लग रहा था। चंपा मौसी से डरते डरते बोली, मौसी, क्या शिल्पा को थोड़ी देर के लिए उन दोनों के पास भेज दूं? मौसी, नहीं रे, तुझसे कुछ कह रहे थे क्या? चंपा,
मुझसे क्या कहेंगे मौसी? वे दोनों ही जानते हैं कि जब तक आप नहीं चाहो तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन दोनों उदास होकर दुकान पर बैठे हैं जैसे बीमार हो। मौसी मन ही मन मुस्कुराते हुए, चंपा मैं उन दोनों को के मन को जानती हूँ। हीरे हैं दोनों हीरे, पर ना समझ है। अब इतनी नन्ही सी जान के खातिर कितनी परेशानी उठा रहे हैं। क्या रिश्ता है भला उनका इससे? और इसे भी तो देख, हम दोनों के होते हुए भी कैसे टुकुर टुकुर दरवाजे की ओर ही उसकी नज़रें टिकी हैं कि जैसे उनका ही इंतजार कर रही हो। चंपा हाँ मौसी, यह तो सही है। इसकी भी जान इन दोनों में बसती है मौसी। पर चंपा यह करना भी ज़रूरी था। कम से कम उनको डर तो रहेगा कि इस बच्चे का ख्याल वह और भी अच्छे तरीके से रख पाएंगे। तो देखना, अब वह इस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे, और यही तो मैं चाहती थी। चंपा हाँ काकी, सही कह रही हैं आप। छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सीख दे देती है। उनके लिए उनकी इस गलती ने सबको बहुत बड़ा शिक्षा दी है। अब भूल कर भी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगी, वरना वह आपको तो जानते ही हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।